हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का यूनिक लेक्चर के इस नए वीडियो पर। स्टूडेंट्स, आपसे निवेदन है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विद्यार्थियों, हम लोग क्लास 12th के भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ लिया था। आज हम लोग निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना सीखेंगे। आइए देखते हैं। हेडिंग आपकी है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये आपकी हेडिंग है, आपको हेडिंग लगानी पड़ेगी आपसे। और ये बोर्ड पेपर में अति महत्वपूर्ण होता है। आपको इस टाइप का प्रश्न देखने को मिलता है और आप इस प्रश्न को आपको करके आना होता है। बढ़िया नंबर में प्रश्न आते हैं। आइए देखते हैं। आप सबसे पहले इस डायग्राम के बारे में समझिए। तो हम कोई भी एक वैद्युत द्विध्रुव AB ले लिए हैं और ये वैद्युत द्विध्रुव AB जो है ये -Q व +Q से मिलकर बना हुआ है। ये वैद्युत द्विध्रुव AB है, ये -Q व +Q से मिलकर बना हुआ है। इस वैद्युत द्विध्रुव के लंब अर्धक रेखा पर मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। +Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है व -Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। इन दोनों का परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। यहां तक आपको समझ में आया होगा। और ये वैद्युत द्विध्रुव AB हैं, इनके बीच की जो टोटल लंबाई है वो कितनी है? 2L है। अब आप ध्यान दीजिए, तो हम इसके दो घटक कर सकते हैं। घटक करना हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में सीखा था, क्लास 11th में सीखा था कि हम घटक कैसे करते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, तो मैं यहाँ पर ये बिंदु P है और इसके दो घटक होंगे। एक तो जो लंबवत घटक होगा वो आपका E1 sin थीटा होगा और एक E2 sin थीटा होगा। E1 sin थीटा ऊपर की ओर होगा और E2 sin थीटा नीचे की ओर होगा। मैं सिर्फ इतने डायग्राम को इधर बड़े में बनाया हूँ पूरा डिटेल में समझाने के लिए। और ये आपका होगा E1 cos थीटा, तो ये E1 cos थीटा है। इधर आपका होगा E2 cos थीटा। अब इनका जो परिणामी आएगा E आएगा वो हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ध्यान दीजिए, तो बिंदु P पर जो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा है ये एक दूसरे के लंबवत है व समान है, इसलिए एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। जबकि E1 cos थीटा और E2 cos थीटा इसके समानांतर है और एक ही दिशा में है, इसलिए एक दूसरे से क्या होंगे? इन्हें जुड़ जाएंगे। इन्हें आपस में हम जोड़ देंगे। अब विद्यार्थियों, आप इसके चित्र के बारे में कैसे लिखेंगे आइए समझते हैं। यहाँ पे ये 90 डिग्री शो कर रहा है, परपेंडिकुलर, ये आप ध्यान दीजिएगा। तो आप चित्र के बारे में कैसे लिखेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। वैद्युत द्विध्रुव AB के मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना वैद्युत द्विध्रुव -Q व +Q से मिलकर बना है। +Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है व -Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। यहां तक आप लिख पाएंगे। यह आपका चित्र के बारे में आपने लिख लिया। अब हम क्या करते हैं कि हम -Q से बिंदु P के बीच की दूरी निकालना है। क्योंकि -Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल दी है, इसलिए -Q से बिंदु P के बीच की दूरी चाहिए व +Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो +Q से बिंदु P के बीच की दूरी चाहिए। आइए पहले इन दूरियों को निकालते हैं। आशा करते हैं कि आप चित्र के बारे में लिख ले जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, तो आप यहाँ लिखिए -Q से बिंदु P के बीच की दूरी -Q से बिंदु P के बीच की दूरी आपको निकालनी है। तो आप ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर आपको ये -Q से P के बीच की दूरी पता करनी है, जबकि आपको A से O की दूरी पता है। ये वो है आपका बिंदु O है। यहाँ पर A O की दूरी पता है, कितनी है? L है। चूंकि टोटल लंबाई 2L है तो ये L है। और आपको O से P की भी दूरी पता है, वो कितना है? R है। और ये यहाँ पर कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो ये आपका एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। इसमें हम पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे। तो आप ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर आपको एक त्रिभुज दिख रहा है। वो कौन सा त्रिभुज दिख रहा है? APO। यहाँ लिखिए
त्रिभुज APO से, त्रिभुज APO से, ये आपका कड़ है, AP आपका कड़ है, PO आपका लंब है, A वो आपका आधार है। तो आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, तो यहाँ आप लिखेंगे कड़ का स्क्वायर AP का स्क्वायर बराबर लंब अर्थात PO का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर आधार। AP आपको ज्ञात करना है, चूंकि -Q से बिंदु P के बीच की दूरी AP ही है, तो AP आपको ज्ञात करना है, तो AP स्क्वायर PO ये कितनी दूरी पता है R, तो यहाँ आप लिख दीजिए R का स्क्वायर प्लस AO कितनी पता है आपको L का स्क्वायर। यहाँ से AP से यदि आप स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आप AP से यदि आप स्क्वायर हटाएंगे तो इधर लग जाएगा अंडर रूट, ये आपका आ जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यह आपका आ जाएगा AP। ध्यान दीजिए, अब आपको निकालना है +Q से बिंदु P के बीच की दूरी, तो ये भी कड़ है और ये लंब है और ये आधार, ये भी L है ये भी R है, तो मतलब है कि अगर आप +Q से बिंदु P पर बीच की दूरी निकालोगे, +Q से बिंदु P के बीच की दूरी निकालोगे अर्थात BP निकालोगे तो वो भी सेम आएगा, यही निकल कर आएगा √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए कि इसी प्रकार +Q से बिंदु P के बीच की दूरी को आप किससे लिखेंगे, BP बराबर आपका हो जाएगा √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यदि आपका दोनों सेम आएगा तो आप इसको लिख दीजिए। आशा करते हैं आप दूरी निकालना सीख गए होंगे। अब हम क्या करते हैं, +Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, पहले इसको लिखते हैं। यहां लिखेंगे अब +Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, +Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 हो जाएगी। E1 = 1/4πε0 और K रहेगा, क्योंकि माध्यम में रखा उसका परिवर्तन क्या है, K है, और आपका क्या रहेगा Q/R स्क्वायर होता है, तो यहाँ R यानी कि +Q से P के बीच की दूरी कितनी है, √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर है। इसे आप थोड़ा सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1/πε0 K Q, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो √ हट जाएगा, यहाँ बचेगा आपका R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और इसकी दिशा किधर होगी, तो इसकी दिशा होगी BP की ओर, BP की ओर होगी। यहां तक आप समझ पाए होंगे। अब हम ऐसे लिखेंगे -Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, -Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यह आपकी क्या हो जाएगी, E2 बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 बराबर के, यहाँ भी रहेगा Q रहेगा, दूरी वही थी तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। E2 बराबर आपका आ जाएगा 1/4πε0 के, Q स्क्वायर हटेगा तो √ हट जाएगा, तो बचेगा √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर।
इसकी दिशा कैसी, इसकी पी ए की ओर इसकी दिशा रहेगी, पी ए की ओर, प्लस से दूर होती है, माइनस की ओर होती है, तो ये पी ए की ओर रहेगी। यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। अब आप यहाँ देखिए, तो यहाँ पर जो E1 sin थीटा है और E2 sin थीटा, यहाँ आप लिखिएगा कि अब E1 क्योंकि अब ये लिखिएगा यहाँ पर आप लिखिएगा चूंकि अब बिंदु P पर E1 sin थीटा व E2 sin थीटा जो कि लंबवत घटक है, लंबवत घटक E1 sin थीटा व E2 sin थीटा एक दूसरे के बराबर हैं व विपरीत दिशाओं में हैं, अतः ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। इतना लिखिएगा। फिर आप लिखिएगा E1 cos थीटा व E2 cos थीटा ए बी के क्या है, समांतर हैं। ये ए बी के लंबवत था पर ये ए बी के समांतर हैं और एक ही दिशा में है, अतः ये एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप समझ गए होंगे आपको कैसे लिखना है। आप लिखोगे कि E1 sin थीटा व E2 sin थीटा ए बी के लंबवत हैं व एक दूसरे के बराबर हैं, इसलिए वह विपरीत दिशाओं में है, इसलिए एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। जबकि E1 cos थीटा व E2 cos थीटा समानांतर हैं, ए बी के समांतर हैं, अतः एक ही दिशा में है, इसलिए ये जुड़ जाएंगे। तो अब बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे लिखिएगा। अब बिंदु, आप इतना भी ले दोगे तो भी काम चल जाएगा। अब बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपका क्या हो जाएगा, E बराबर आपका हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, E बराबर आ जाएगा। अब आप यहाँ से E1 की जो वैल्यू निकल कर आई है ये वाली यहाँ फिल कर देंगे, E2 की वैल्यू ये आप यहाँ फिल कर देंगे, फिर आप ये कैलकुलेट करेंगे। ध्यान दीजिएगा। तो आप लिखेंगे E बराबर, E1 की वैल्यू आई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कॉस थीटा है तो आप कॉस थीटा लिखेंगे, प्लस E2 की है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कॉस थीटा है तो आप कॉस थीटा लिखेंगे। कुछ आपको कॉमन दिख रहा है, क्यू भी कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन है, क्यू भी कॉमन है और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और के कॉमन, तो ये आप कॉमन ले लेंगे जो भी आपका कॉमन दिख रहा है। कॉमन क्या है, क्यू भी कॉमन है और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन है और यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ये भी कॉमन है। तो यहाँ पे से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू कॉमन कितना है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो यहाँ कितना बचेगा, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, ये भी कॉमन है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर यहाँ भी, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर यहाँ भी है, तो ये आपका कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कॉस थीटा जुटकर कितना हो जाएगा, 2 कॉस थीटा। यहाँ तक आप समझ में आ गया हो, आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो कॉस थीटा आ गया है। अब चूंकि हमें तो वैल्यू निकालना है कॉस में हो, जिस पूरी वैल्यू आर और एल में होनी चाहिए। अब थीटा आ गया है तो थीटा को आर और एल में कन्वर्ट करेंगे। कोई भी एक त्रिभुज आप ले सकते हो, चाहे आप ए पी ओ ले लो, चाहे बी पी ओ ले लो, यहाँ से निकल आएगा। अभी आप देखिएगा, तो हम त्रिभुज कौन सा लेते हैं, हम आपका त्रिभुज लेते हैं ये वाला ए पी ओ लेंगे, त्रिभुज ए पी ओ से। तो ये यहाँ पर आपका एंगल बन रहा होगा थीटा, थीटा है और ये थीटा के सामने वाली भुजा लंब है, तो ये तो लंब है और ये कर्ण है और ये आपका आधार है। कॉस थीटा को बदलना है। अब आप ध्यान दीजिएगा, कॉस थीटा बराबर आपको पता होना चाहिए ये लाल बटे कक्का। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आप लिखिए
कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो यहाँ आधार कितना है, आधार यल है, तो आप लिखिए कॉस थीटा बराबर आधार की जगह यल लिखिए, और कर्ण आपका ये कर्ण हम लोगों ने अभी फाइंड आउट किया था, कितना लिखा, AP अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ कर्ण की जगह आप कितना लिखेंगे, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये कॉस थीटा निकल आया है, इसको आप समीकरण स्टार बना लीजिए। लिखिए यहाँ कि कॉस थीटा का मान समीकरण स्टार में रखने पर, अब ध्यान दीजिएगा, तो E बराबर आपका हो जाएगा 1/4πε0 Q/r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ पर के छूट रहा, के भी लिख दीजिए, के आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू कॉस थीटा की जगह आप क्या लिखोगे, L/अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। विद्यार्थियों यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे हल करते हैं। हाँ, तो हम लोगों ने E = 1/4πε0 के और Q/r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ पे कॉस थीटा का मान 2L/अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ गया था अंडर रूट में। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से देखिएगा E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के Q/r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो 2L/r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर हाफ, रूट का हटाओगे तो हाफ हो जाएगा। सो E = हो जाएगा 1/4πε0 के, कि उसको अंदर भेज दो और इसको अंदर भेज दो, तो ये आपका हो जाएगा 2QL, नीचे यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, तो इसको ऐसे लिख दो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये कितना है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। यहाँ पर ये पावर कितना है, 1/2 है। अब आप ध्यान दीजिएगा, तो 1/4πε0 के, देखिए यहाँ पर लिख दीजिएगा आप कि चूंकि, काले पेन से आप लिख दीजिएगा यहाँ पर आप कि चूंकि P बराबर क्या होता है, 2QL होता है, ये हम जानते हैं, तो यहाँ 2QL की जगह हम क्या लिख देंगे, P। नीचे यहाँ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और यहाँ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1/2 है, और आधार समान होने पर घातें जुट जाती हैं, तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 प्लस 1/2। तो E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के P, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, 2 × 2 और 1 3, 3/2। ये आपका यहाँ तक आ जाएगा। अब चूंकि ये L है, ये R की तुलना में बहुत छोटा है, यहाँ आप लिखिए कि R इज ग्रेटर देन टू L, तो यहाँ लिखेंगे अतः R की तुलना में L को नगण्य मान सकते हैं। तो अगर यल नगण्य है तो यल स्क्वायर भी आपका नगण्य होगा, तो यहाँ आप लिख सकते हो E = 1/4πε0 के P, ये नगण्य हो जाएगा अर्थात यहाँ से हट जाएगा, यहाँ बचेगा आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर। सो यहाँ बचेगा E =
1/4πε0 के पी आर क्यूब। अब चूंकि यहाँ पे आप लिख दीजिएगा एक लाइन और कि चूंकि निर्वात अथवा वायु के लिए के बराबर 1 होता है। निर्वात अथवा वायु के लिए 1 के बराबर क्या होता है? 1 होता है। यहाँ के जगह पे 1 रख देंगे तो E बराबर आपका आ जाएगा 1/4πε0 पी आर का क्यूब। यह आपका आ जाएगा निरक्षीय रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। स्टूडेंट्स, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो विद्यार्थियों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आशा करते हैं यह आपको डेरिवेशन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। विद्यार्थियों, आपसे निवेदन है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी किया करिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।